नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर दो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता बार बार मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होने जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के नज़दीकी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आजकल नायडू बाबू के बहुत करीब हो रहे हैं। दोनों नेताओं में, नायडू और रेवंत रेड्डी में बार बार मुलाकात हो रही है। ये मुलाकातें विदेश में हो रही हैं, ज्यूरिच में हो रही हैं, ये मुलाकातें दिल्ली में हो रही हैं, दोनों की मुलाकातें अपने प्रदेश में हो रही हैं। और इंपॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन तक सीमित नहीं है। दरअसल मामला उपराष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा बड़ा है और ये आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि दो बातें जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, इस पर जरा गौर करिएगा। दोनों ही बातें, दोनों ही पॉइंट्स नायडू बाबू से जुड़े हुए हैं और अगर आप गौर करेंगे तो कहानी एकदम क्लियर होगी। नंबर एक, नायडू बाबू ने कुछ दिन पहले अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने कोर कमेटी के साथ एक बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें नवंबर तक शांत रहना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। यानी एनडीए की सरकार पर, मोदी पर, शाह पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, चुप रहना है। अब इसका मतलब ये था कि नवंबर तक हम बिहार का जरा मिजाज देखें, बिहार का नतीजा देखें। अगर बिहार में जेडीयू हारती है, एनडीए हारती है, नीतीश बाबू कुर्सी से उतरते हैं, जेडीयू कमजोर होती है और मोदी पे प्रेशर और बढ़ता है, एनडीए पर प्रेशर और आता है, तो हम फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बातें नायडू बाबू ने अपने पार्टी की इंटरनल मीटिंग में कही। समझने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 2, इस पर भी गौर करिएगा। सबसे ताज़ा डेवलपमेंट है, 1 सितंबर को यानी 24 घंटे पहले नायडू बाबू ने 30 साल राजनीति के पूरे किए और इस राजनीतिक सफर में वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जब दिल्ली में बन रही थी तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया था, जो उन्होंने उस वक्त स्वीकार नहीं किया था। यानी प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब थे, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अब उनका जो बेटा है नारा लोकेश, ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनको सिंहासन सौंपना चाहते हैं नायडू बाबू। 75 साल की उम्र है और चर्चा हो रही है ये जो 30 साल का सफर पूरा हुआ, इस पर नायडू बाबू के जो करीबी पत्रकार हैं, जो तेलुगु चैनल हैं सरकार के करीब, वहां पर हर चैनल पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या नायडू बाबू अगले पीएम हो सकते हैं। जी हां, मैं नहीं कह रहा हूं, तेलुगु मीडिया कह रही है, तेलुगु मीडिया डिस्कस कर रही है। क्या नायडू बाबू आगे चलकर मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं? ये डिस्कशन का टॉपिक है तेलुगु मीडिया में। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, उसमें स्टालिन भी हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, हेमंत सोरेन हैं और राहुल गांधी तो हैं ही। ये सारा का सारा विपक्ष, जिसमें लेफ्ट, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना जैसी पार्टी, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टी भी, सब के सब जो पिछले कुछ दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, संसद ठप कर रखी है। एक ही मकसद है, मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाना। क्योंकि मोदी आज की स्थिति में बैसाखियों पर हैं, अल्पमत में 240 से बीजेपी की संख्या बढ़ नहीं रही तमाम कोशिशों के बावजूद और हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। तो विपक्ष को लगता है यही समय है, सही समय। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल यह है कि बिना नायडू बाबू को इधर से उधर किए विपक्ष चाहे कुछ कर ले, मोदी को कुर्सी से नहीं हटा सकता। और एक बार अगर नायडू इधर से उधर आए तो मोदी को एक दिन में हटाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकसभा की गणित कह रही है और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, लोकसभा की जो संख्या बल है, जो नंबर है, जो गिनती है, जिस पर मोदी जी खड़े हुए हैं, हालांकि बैसाखियों पर खड़े हैं, उसमें एक खेल और है और वो खेल ये है कि सिर्फ और सिर्फ किंग मेकर नायडू बाबू के अकेले दम पर
कुछ होने वाला नहीं, उसको अमित शाह मैनेज कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि जो कैलकुलेशन नायडू बाबू भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन ये कहता है कि नायडू बाबू को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और इसीलिए वो नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं बिहार से, वहाँ पर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो रही है, एनडीए के हाथ से सत्ता जा रही है, राहुल गांधी तेजस्वी महागठबंधन ये सरकार बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार गद्दी से उतरेंगे तो जेडीयू वीक हो सकती, टूट सकती है, और इसी का इंतजार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप संख्या देखें 293 की संख्या है इस वक्त मोदी जी के पास, जिसमें 240 बीजेपी के हैं। अगर इसमें नायडू बाबू के 16 सांसद हम लेते हैं और उनको घटाते हैं तो भी 277 हैं मोदी जी के पास, 272 के बहुमत से 5 ज़्यादा। यानी नायडू बाबू से अकेले काम नहीं होगा। इसमें चिराग पासवान को या तो लाया जाए या फिर जयंत चौधरी को लाया जाए या जेडीयू टूटे। जेडीयू अगर स्प्लिट करती है तो ये खेल हो सकता है। और जिस तरह की खबरें मुझे मिल रही हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, चिराग पासवान नाराज़ हैं, वो चिराग पासवान जिनकी पार्टी तोड़ दी थी अमित शाह ने। नाराज़ जयंत चौधरी हैं क्योंकि जयंत चौधरी की जो राजनीति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां जाट और मुस्लिम के बगैर सीटें आती नहीं हैं, इसलिए जयंत चौधरी चरण सिंह के टाइम से समाजवादियों के साथ ज़्यादा सहज हैं। तो जयंत चौधरी भी, अगर उनको बड़ा ऑफर मिला, छोटा मंत्रालय अगर बड़ा मंत्रालय मिला, चिराग पासवान को बड़ा मंत्रालय मिला, तो खेल कभी भी हो सकता है। और अगर चिराग पासवान या जयंत चौधरी या फिर 12 में से अगर 8 भी आ जाएं जेडीयू के, तो सोचिए क्या संख्या होती। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तब संख्या होती है 293 से अगर हमने 16 माइनस किए 277 आए। लेकिन अगर इसमें मैंने चिराग पासवान के 5 सांसद जोड़े, जयंत चौधरी के 2 जोड़ दिए, या 7-8 सांसद मैंने जेडीयू के जोड़ दिए, तो संख्या आती है 262। और आप कहेंगे कि मैंने पवन कल्याण को क्यों नहीं जोड़ा जिनके पास 2 सांसद है, मैंने इसमें शिंदे को क्यों नहीं जोड़ा जिनके पास 7 सांसद हैं। शिंदे को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि शिंदे को उद्धव ठाकरे किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। तो सवाल है कि अगर बिहार में किसी तरह से सत्ता जाती है, जेडीयू कमज़ोर होती है, ये मौका है जब नायडू बाबू पहल करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग में कहा कि लेट्स वेट फॉर नवंबर तक रुकिए आप लोग, उसके बाद हम पुनर्विचार करेंगे। उसकी गणित सिर्फ ये कि चिराग पासवान नाराज हैं, जयंत चौधरी खुश नहीं है, जेडीयू टूट के कगार पर है, और नीतीश बाबू तैयार हैं, 4 बार के सीएम अब पीएम बनना चाहते हैं। वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने 1996 में की थी। अब दोस्तों, जो कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने रखा, वही कैलकुलेशन, वही गणित रेवंत रेड्डी भी लगा रहे हैं नायडू बाबू के साथ बैठ के, वही गणित टीम राहुल गांधी भी लगा रही। उसी गणित के आसपास शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल जो इंडिया अलायंस से बाहर हो चुके हैं वो भी हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि नायडू बाबू को सब के सब ऑब्लाइज करना चाहते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नायडू बाबू पर कोई मेहरबान नहीं है। भले ही जो इंडिया अलायंस है उसकी आइडियोलॉजी नायडू बाबू की पार्टी की आइडियोलॉजी से मेल खाती है, लेकिन नायडू बाबू को कोई ऑब्लाइज करने नहीं जा रहा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मकसद जो है वो नायडू को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं है। मकसद जो है विपक्ष का वो मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। मोदी को हटाना मकसद है, नायडू को पीएम बनाना नहीं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नायडू बाबू से पर्दे के पीछे जो भी लोग मिल रहे हैं, चाहे रेवंत रेड्डी हो, राहुल गांधी के दूत कह लीजिए, या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कह लीजिए, या फिर उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, जो भी लोग हैं जो नायडू बाबू से मिल रहे हैं, क्या एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, एक बड़े ऑपरेशन का इंतज़ार है? और क्या ये सारा का सारा जो आप खेल देख रहे हैं ये नवंबर के बाद शुरू हो सकता है? क्योंकि नवंबर में बिहार से जो नतीजे आने वाले हैं वो हो सकता है मोदी और शाह या बीजेपी के लिए माफिक ना हो। तो होने क्या जा रहा है? ऐसा सवाल जो शायद नायडू और कांग्रेस पर ज़्यादा फोकस है आज की तारीख में, और इसलिए मैंने राजशेखर राव साहब को बुलाया है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं, पकड़ रखते हैं। राव साहब को सुनिए, हिंदी बोलते हैं,
दक्षिण भारतीय लेकिन हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, उनको सुनिए। और साथ में उमाकांत जी को सुनिए, क्योंकि उमाकांत जी 1996 में जब किसी तरह से नायडू के हाथ से प्रधानमंत्री का पद चला गया था, बनते बनते वो रह गए थे, वो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर होकर रह गए, उनको अब तक फॉलो कर रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। उनको भी सुनिए कि नायडू के माइंड में क्या चल रहा है और अपनी कोटरी से, अपने पदाधिकारियों से, अपनी टीम से वो क्या बात कर रहे हैं। सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी, होने क्या जा रहा है नवंबर के बाद, दिवाली के बाद। राव साहब, आप तो नजर रखते हैं जो भी डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश की राजनीति में हो रहे हैं, खासकर आपका फोकस आजकल मैं देख रहा हूं चंद्रबाबू नायडू पर है। क्या तेलुगु मीडिया और खासकर जो पत्रकार नायडू साहब के बड़े करीब हैं, उनके जो करीब है, आजकल लॉबिंग कर रहे हैं कि नायडू फॉर पीएम? सीएम तो हमने सुना था, लेकिन क्या नायडू फॉर पीएम की बात हो रही है, चर्चा हो रही है तेलुगु मीडिया में, नायडू बाबू के प्रेस सर्कल में? कल 1 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 30 साल कंप्लीट होने का जश्न चल रहा है। इसी के चलते हुए कई स्टोरीज चल रही है और कई एनालिसिस चल रही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मीडिया में कि चंद्रबाबू नायडू अपने पॉलिटिकल करियर का एंडिंग जो है वो एक चीफ मिनिस्टर के हद तक नहीं, लेकिन वो नेशनल लेवल पर अपने आप को देखना चाहते हैं। और नेशनल लेवल में किस हैसियत में देखना चाहते हैं? पहले तो वो जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना था उस समय उनको ऑफर मिला था, ये बात सही है, लेकिन उस समय चंद्रबाबू नायडू ये परख गए थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कुछ महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोबारा चीफ मिनिस्टर का पद नहीं ले सकते। बड़ी बात कही आपने। आपने कहा कि अगर 96 में वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते 7-8 महीने के लिए तो फिर चीफ मिनिस्टर नहीं हो पाते, यानी करियर में फिर कुछ हाथ ना लगता उनके। जी अब जी तो 4 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं साहब। जी सर, तो इसी के चलते हुए उस समय उन्होंने ठुकराया, लेकिन अभी उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, आंध्र प्रदेश की गद्दी जो है अपने बेटे को सौंपना है, तो इस समय वो फ्री है। उस समय वो परिस्थितियां नहीं थी, उनका बेटा भी स्टडीज कर रहा था, जवान था और छोटा था और मेरे ख्याल से 25 से कम उम्र था, उस समय उसको ठुकरा दिया। लेकिन आज वो हालत नहीं है, आंध्र प्रदेश का वो शैडो चीफ मिनिस्टर बन गया है उसका बेटा, उसके बेटे के ग्रिप में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा पार्टी है, तो बेटे को सत्ता सौंपकर ये नेशनल लेवल पर कुछ करने के लिए अभी अच्छा मौका है। लेकिन जो है उनके फिगर्स जो है उनको सेटिस्फाई नहीं करते, फिगर्स का मैथमेटिक्स जो है उनके पास मेरे ख्याल से डेली वो एक पट्टी बनाते होंगे कौन कितने बार, अगर मेरे को प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो कितना समर्थन मिलेगा, डेली मेरे ख्याल से हफ्ते में कम से कम एक बार तो एक कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते कि कौन किस तरफ रहेगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड जी ने कहा कि मोदी को रिप्लेस करने वाले चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। कांग्रेस का एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है ये बात, ऐसे थोड़ी बोलेगा, कोई छोटा मोटा लीडर नहीं कह रहा है, एक स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कि आप चंद्रबाबू नायडू को एक मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब जरूर पार्टी में कुछ चर्चा हो रही होगी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कि अगर चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री के ऊपर तौर पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या समीकरण बन सकती है, ये जरूर चर्चा हो रही होगी, इसलिए उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा होगा। जी इसके जी अलावा जी एक लास्ट है, लोकेश जी ने अपने पार्टी के इंटरनल मीटिंग में कहा था एक 15 दिन पहले कि अगले राष्ट्रपति जो है चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। तो ये सबको देखते हुए चंद्रबाबू नायडू अपने आप को नेशनल लेवल लीडर पर एलिवेट करना चाहते हैं और रिटायरमेंट से पहले एक नेशनल लीडर के तौर पर रिटायर करना चाहते हैं। बड़ी बात आपने कही, और वैसे भी मैं देख रहा हूं कि नायडू का जो एक तरह से ध्यान है, जो फोकस है, दिल्ली की तरफ ज्यादा है, बार बार दिल्ली आ रहे हैं और कई बार मोदी की आलोचना भी कर चुके हैं, खासकर जो नेशनल मैटर्स हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, संसद की सीटों का बंटवारा, वहां पर उन्होंने मोदी का विरोध किया। शुरू में वक्फ कानून जब लाया जा रहा था, उसमें रद्दोबदल हो रही थी, उसका भी विरोध किया था, बाद में वो झुक गए थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ियां करी बिहार को लेकर, उसमें भी खुलकर विरोध किया, जो मोदी और शाह को बुरा लगा। लखेड़ा साहब, आप तो 1996 से 1996 से
जब नायडू बाबू ने दिल्ली की राजनीति शुरू करी, जब दिल्ली में उनकी तूती बोल रही थी सियासत में और प्रधानमंत्री बनने के बड़े क्लोज थे वो, तब से आप उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू एम्बिशियस हैं? उनका अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट गोल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है। और वैसे भी जैसे कहा हमारे राव साहब ने कि उस वक्त उन्होंने ऑफर इसलिए नहीं लिया था कि अगर उस वक्त वो प्रधानमंत्री बन जाते तो बाद में वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते। अब तो वो 4 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं और बेटा उनका एकदम से आप कह सकते हैं कुर्सी लेने को तैयार है। क्या नायडू बाबू, जिनके एक हाथ में मोदी है और दूसरे हाथ में राहुल गांधी है, दोनों हाथ में लड्डू हैं और किंग मेकर की भूमिका में जिधर गए उधर ही खेल हो जाएगा, क्या नायडू बाबू की नजर सबसे बड़ी कुर्सी पर है, मोदी की कुर्सी पर है? देखिए, कहानी दीपक जी ये है कि ये अगर मोदी सरकार में जो धुआं उड़ रहा है, ये अगर धुआं उड़ता हुआ नहीं दिख रहा होता तो ये चर्चा नहीं हो रही होती, ये सवाल नहीं उठ रहे होते। और जो 30 साल हर चीफ मिनिस्टर के छोटे मोटे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन उस सेलिब्रेशन के जो पॉलिटिकल मीनिंग, इतने गूढ़, इतने गंभीर पॉलिटिकल मीनिंग भी नहीं निकाल रहे होते हम लोग। लेकिन अब जो राजनीति होती है, राजनीति में देश काल परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है और राजनीति में तुरुप के पत्ते किस समय क्या खेले जाते हैं, प्रोजेक्शन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग एंड प्रोजेक्शन। ये जो चीज हो रही है, जो सेलिब्रेशन की आपने बात की है 30 साल की, ये सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है कि खतरे की घंटी है। इसलिए खतरे की घंटी है दिल्ली दरबार के लिए कि भाई एक मुख्यमंत्री जो 30 साल पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और चंद्रबाबु नायडू ने ये बात छिपाई नहीं, उन्होंने ये पहले कई मौकों पर कहा कि मैं तो मोदी से सीनियर हूं और एक सच्चाई भी है इस बात में, वो सीनियर है, वो तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। और उस समय जो 1996 की परिस्थिति थी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि उस समय अगर चंद्रबाबु नायडू बनना चाहते तो 2 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे के अंदर वो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए होते, क्योंकि मुख्यमंत्री तो थे ही वो और प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो गए होते वो। लेकिन देखिए चंद्रबाबू नायडू, एक बात ध्यान रखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू लंबी रेस के घोड़े थे, घोड़े हैं और घोड़े रहेंगे जब तक वो दिल्ली की बड़ी कुर्सी, जिसमें उनकी नजर 30 साल से उनके बहुत पास छू के चली गई, जब तक वो उस कुर्सी पर को पा नहीं पाएंगे, तब तक हम और आप प्रयास लगाते रहेंगे। और ये बिल्कुल बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू के पास वक्त बहुत कम है, उनको अपने बेटे को सेटल करना है और बेटे को सेटल करने के बाद वो खाली है। भाई 78 साल के अगर 2029 में अगर इलेक्शन होता है नेशनल कोर्ट्स में तो 78 ईयर पूरे हो जाएंगे वो। तो ऐसी दशा में ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है उनके लिए कि कोई भी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था बनती है तो ये मुझे लग रहा है कि राइट अपॉर्चुनिटी है उनको प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी भी किसी भी व्यक्ति को जो मोदी सरकार को गिराने में, अपदस्थ करने में आगे आ सकता है, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस को। राव साहब, ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, हम लोग दिल्ली में सुनते हैं कि इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है नायडू बाबू से, नायडू बाबू के बेटे से। क्या ये बात सही है कि रेवंत रेड्डी और नायडू में बहुत क्लोज संबंध है? तेलंगाना के परिणाम आए, 119 सदस्यों का असेंबली है तेलंगाना, तो कांग्रेस के पास थे 64, नेक टू नेक थे। तो लेकिन कांग्रेस में सीनियर जो थे, मतलब रेवंत रेड्डी से काफी दशकों सीनियर लीडर थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 2-3 नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिनमें आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है बल्लभ भट्टी विक्रमार्का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, लोग ये कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी को और डीके शिव कुमार को कन्विंस किया कि रेवंत रेड्डी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हैं और वो बेहतर कैंडिडेट रहेंगे। आप कह रहे हैं कि राव साहब जो हैदराबाद बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दोस्तों इनका ये कहना है कि इतने क्लोज हैं नायडू बाबू, इतने क्लोज हैं रेवंत रेड्डी के, जो तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, कि राहुल गांधी से सिफारिश करी नायडू बाबू ने कि इनको आप मुख्यमंत्री बनाइए
और ये डिलीवर करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और नायडू के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और आज की स्थिति में जिस तरह से हम दिल्ली में ये जंग देख रहे हैं, राहुल बनाम मोदी, उस जंग का अगर कोई फायदा ले सकता है तो किंग मेकर नायडू ले सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए लखेड़ा साहब, कांग्रेस नायडू के साथ है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के मुख्यमंत्री, स्टालिन से अच्छे संबंध हैं नायडू बाबू के, और मोदी को हटाने के लिए चाहे राहुल गांधी हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, हर आदमी सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। तो मैं इतना तो मुतमईन हूं, इतना मुझे भरोसा है कि जब भी मौका मिलेगा नायडू को अपोजिशन ऑफर दे सकती है, मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज है जो असली जो पेच है वो ये है कि जब तक नायडू के साथ चिराग पासवान नहीं आते, या फिर उनके साथ जयंत चौधरी नहीं आते, या फिर जनता दल यूनाइटेड में कोई टूट नहीं होती, यानी कुछ और लोग जब तक एनडीए से नहीं टूटेंगे तब तक ये गिनती बन नहीं रही है। क्या आपको लगता है देर सवेर चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं, जयंत चौधरी 2 सांसद हैं, कंफर्टेबल नहीं है मोदी से, क्या इस तरह के लोग नायडू के साथ टूट के आ सकते हैं? क्या टूट के आ सकते हैं? उनको ऐसा, आपको कुछ इस तरह का लगता है, ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, राजनीति जो है ना, संभावनाओं का खेल है, और ऐसा चमत्कार हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में सामने हुए। पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूं कि कोलिशन पॉलिटिक्स बने, बने, फिर बिगड़े, फिर बन गए। आज जो है देश में कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही है, और इस सरकार के खिलाफ विद इन एनडीए अलायंस, एनडीए के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो भयावह गुस्सा है, जो असंतोष है, और जो घुटन है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अलायंस को जो घुटन महसूस हो रही है, ऐसी दशा में जब देश की जो कोलिशन पॉलिटिक्स अपना रास्ता खुद तलाश लेती है, और एक प्लेटफॉर्म, एक वैकल्पिक राजनीति का या वैकल्पिक सरकार बनने का एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सजा हुआ है, कोई सजाने की जरूरत नहीं है। आज ये बताइए ना कि 240 मोदी जी अपने बल पे जीते हैं, और अपोजिशन के बाद 243 है, लगभग इससे ज्यादा है। और अगर अब 273 का आंकड़ा चुना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी, बाकी छोटी मोटी पार्टियां बनती हैं, और कोई ऐसा कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर कोई बातचीत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी आपत्ति होगी। और ठीक है साहब, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो इस सरकार को किसी तरह सत्ता से हटाना है। एंटायर अपोजिशन, और इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, इसमें जगन मोहन रेड्डी भी हैं, इसमें नवीन पटनायक भी हैं, इसमें शिरोमणि अकाली दल भी हैं, इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो न्यूट्रल हैं, जो ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। ये पार्टियां भी आज की तारीख में मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी चीज जो ये है, जो सबसे बड़ी गणित मैं कह रहा हूं, ये कि बिना नायडू बाबू को इधर से उधर किए मोदी कुर्सी से नहीं हट सकते, ये भी फैक्ट है। एक आखिरी सवाल करूंगा राव साहब आपसे, और मैं चाहता हूं कि एकदम फैक्चुअल पोजीशन बताइए, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नायडू आइडियोलॉजिकल लेवल पे, मन से, दिल से मोदी के क्लोज हैं या कांग्रेस के क्लोज हैं? किसके क्लोज ज्यादा है? उनका जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं तेलुगु देशम के, वो सेक्युलर है। और आंध्र प्रदेश को जो पिछले 11 सालों से जो मिलना चाहिए था, मतलब बाइफर्केशन के जो प्रॉमिसेस है वो फुलफिल नहीं हुए, उसका गुस्सा लोगों में है। इसके बावजूद एक कंपलसरी मैरिज करना पड़ा एनडीए के साथ में, जबरदस्ती उनको जाना पड़ा, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को हराना है। तो इस कंपल्शन के तहत वो बीजेपी के साथ है, वरना ना चंद्रबाबू नायडू दिल से चाहते हैं, ना उनके पार्टी के लीडर्स चाहते हैं, ना खुद तेलुगु देशम के वोटर्स चाहते हैं कि बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू रहे। लखेड़ा साहब, नवंबर में बिहार, बड़ा बड़ा निर्णायक चुनाव है बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, गोदी मीडिया के भी सर्वे आ रहे हैं, वहां पर लीड राहुल और तेजस्वी को है। अगर मोदी के हाथ से बिहार निकला और मोदी पे प्रेशर बढ़ा, तो क्या फिर नायडू बाबू की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं? नायडू बाबू की ताकत और बढ़ेगी?
नवंबर में अगर मोदी के हाथ से बिहार निकला? ये तो कहने की बात ही नहीं है। मोराल मोराल जो सरकार का है, जो वो सरकार घोड़े पे चढ़ के जा रही है, वो घोड़े से नीचे उतर जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि उस पर चंद्रबाबू नायडू जैसे पॉलिटिशियन थोड़ा देर करेंगे, और उसके पहले ही ये सारा काउंटडाउन शुरू होगा। और अपोजिशन आज की तारीख में जो यूनाइटेड है अपोजिशन, देखिए मतभेद है, लेकिन इतने मतभेद नहीं है कि मोदी को लोग बर्दाश्त करें। तो इतना हॉस्टाइल, इतना एग्रेसिव एटमॉस्फेयर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मोदी को हटाओ। ये जो पार्लियामेंट में पिछले 20 दिन तक जो ड्रामा हुआ, उसका क्या संदेश है? यही संदेश है कि ये जो 18वीं लोकसभा मौजूदा सत्ता के रहते हुए ये शांतिपूर्ण ढंग से 18वीं लोकसभा चल नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और जब ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो सरकार, नई सरकार बनना या सरकार का अपदस्थ होना कोई ना कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इनवाइट करती है ऐसी परिस्थितियां, ऐसा मेरा मानना है। जी, मोदी को लेकर इतना ज्यादा विरोध है, संसद नहीं चल रही, संसद ठप पड़ी है, विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोदी एक कमजोर जमीन पर हैं। अगर आप विदेश नीति देखें या घरेलू नीति देखें, यहाँ की राजनीति देखें, देश की राजनीति देखें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें या फॉरेन पॉलिटिक्स देखें, हर मुसीबत इस वक्त मोदी को घेरे हुए कहीं ना कहीं। ऐसे वक्त पर नायडू के लिए ये एक मौका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मोदी कुर्सी से उतरे। और ये बात सिर्फ विपक्ष में नहीं है, ये बात बीजेपी के भीतर भी है, आरएसएस के भीतर भी है। तो समय इस वक्त नायडू के पास है, और मुझे लगता है कि अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है तो ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किंग मेकर की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, नायडू और ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे नवंबर में, और फिर कुछ भी हो सकता है। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े। और राव साहब, आपने भी खुलकर आंध्र प्रदेश की सारी खबरें जो है अंदर की, वो हमारे दोस्तों तक पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।